सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। पिछली 6 क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। आज हम लोग चैप्टर 6 के तहत ज़बान की तदरीस के मसाइल यानी कि चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण की जो चुनौतियां हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ये जू लसानियात और कसीर लसानियात यानी कि द्विभाषिकता और बहुभाषिकता, बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म ये लैंग्वेज टीचिंग के लिए चैलेंज है या फिर ये रिसोर्स है। तो सबसे पहले जू लसानियात होता क्या ये समझ जाइए। तो जू लसानियात, जू के माने होते हैं दो के, यानी जब किसी मुआशरा में दो जबानें बोली जाएं तो उसे हम जू लसानियात कहते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में हिंदी बोली जा रही है और उर्दू बोली जा रही है तो आपके मोहल्ले का माहौल बाइलिंगुअल है, जू लसानियात है, या आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं, इसे हिंदी में कह सकते हैं द्विभाषी है। ठीक है। और ऐसे ही जब दो या दो से ज्यादा जबानें बोली जाएं तो समाज की इस खासियत को हम कसीर लसानियात कहते हैं। हमारा जो मुल्क है इसमें बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क के ज्यादातर क्लासरूम जो होते हैं वो कसीर लसानी होते हैं, बहुभाषी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं। तो एज ए टीचर हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को यानी कि कसीर लसानियात को असासा के तौर पे, रिसोर्स के तौर पे, संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्लासरूम में हर बच्चे की मादरी जबान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा क्लासरूम में अपनी मादरी जबान का इस्तेमाल करे तो उसे बिल्कुल डांटना नहीं है। तो ये जो कसीर लसानियात है वो हमारे हिंदुस्तानी समाज की एक मुनफरिद खुसूसियत है और इसी कसीर लसानियात को देखते हुए हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 22 लैंग्वेजेस को, 22 जबानों को वहाँ पे कौमी जबान की हैसियत से तस्लीम किया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है तो 22 जबानों का है, जिनमें से उर्दू भी एक है। ठीक है ना। ये जो लसानी तनव्वु है, लैंग्वेज वेरिएशन है, एक ही क्लासरूम में अलग अलग जबानों के बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, अलग अलग जबानों के जो बोलने वाले बच्चे हैं, इसे हमें एक असासा के तौर पर देखना चाहिए, यानी कि रिसोर्स के तौर पे, संसाधन के तौर पर देखना चाहिए और इसे वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाएं तो बच्चे की मादरी ज़बान में उसको तालीम दें। क्यों? क्योंकि मादरी ज़बान से स्वाभाविकता आती है, नेचुरलिटी और फितरीपन आता है। ठीक है। तो कम से कम प्राइमरी तालीम बच्चों को मादरी जबान के तवज्जुह से ही दी जानी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट आया था सन 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि कम से कम क्लास 8 तक बच्चों को उनकी मादरी जबान, उनकी मातृभाषा में तालीम देनी चाहिए, बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350A में भी ये बात कही गई है कि जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज के स्टूडेंट हैं उनको उनकी मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है। और एनसीएफ एक हमारा बहुत ही एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करिकुलम फ्रेमवर्क था, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जानते हैं। वो भी कहता है कि कसीर लसानियात जो कि बच्चे की शनाख्त की तस्कील करती है और हिंदुस्तानी मंजरनामे की एक मखसूस खूबी है, इस खूबी का इस्तेमाल हमें
एक वसीला के तौर पर तदरीसी मंसूबे और एक मकसद की शक्ल में करना चाहिए और ज़बान के तख्लीकी उस्ताद की ये ज़िम्मेदारी है। यानी एनसीएफ भी कह रहा है कि आप क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म को एडॉप्ट करो और बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में एजुकेशन दो। ठीक है? हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो लैंग्वेज फार्मूला चलता है उसे हम कहते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम जो है वो किस पे मबनी है, तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला पे मबनी है, जिसको कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। ये जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है इसमें जो तीन जबानें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, तो पहली ज़बान आपकी मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी ज़बान हिंदी अगर आप बोलने वाली किसी स्टेट में हैं, तो आपकी दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी होनी चाहिए या फिर कोई भी और गैर हिंदी ज़बान, ठीक है? और मान लीजिए कि आप हिंदी बोलने वाले ही रियासत में हैं, तो आपकी जो तीसरी ज़बान होगी, वो पहली ज़बान तो मान लीजिए आपकी हिंदी हो गई, दूसरी अंग्रेज़ी हो गई, तो हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा कोई और एक ज़बान वो आपकी चाहे कन्नड़ हो या फिर फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, वो आपकी थर्ड लैंग्वेज होगी। तो आपकी मादरी ज़बान मान लो उर्दू है, उर्दू हमारी पहली ज़बान हो गई। अंग्रेज़ी हमारी दूसरी ज़बान हो गई और हमारी तीसरी ज़बान कोई भी इन दिनों में से अलग जो हो वो हमारी तीसरी ज़बान हो गई, ठीक है? इसी तरह अगर मान लीजिए आपकी हिंदी पहली ज़बान है, तो हिंदी आपकी जो मादरी ज़बान है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, फिर अंग्रेज़ी आपकी सेकंड लैंग्वेज, इन दोनों के अलावा कोई और तीसरी आपकी थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज फार्मूला है, हिंदुस्तान में चलता है। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल सवाल ज़रूर बनते हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत या परेशानी जो होती है वो डिसलेक्सिया होती है। इसमें बच्चा सा को वाज पढ़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेगा, यानी कि उसको पढ़ने में, हिज्जे करने में दुश्वारी होगी, तो वो आपकी डिसलेक्सिया कहलाएगी। उसके बाद डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से आप याद रखेंगे, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन में दिक्कत, यानी कि रियाजी खराबी, यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी इसमें हिसाब किताब में आपको अगर दुश्वारी हो रही है तो आपको डिसकैलकुलिया है। तो सिंपली मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिसकैलकुलिया। उसके बाद है डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब होता है कोई कोई चीज बनाना, तो ग्राफ मतलब आप कह सकते हैं लिखना, तो लिखने में दिक्कत या परेशानी जो होगी वो आपकी डिसग्राफिया होगी। इसमें यानी कि अगर आपको डिसग्राफिया है तो आपका जो फाइन मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल जानते हैं क्या होता है? फाइन मोटर स्किल वो स्किल होती है जिसमें आप अपने जिस्म का जो छोटा छोटा हिस्सा है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो फाइन मोटर स्किल होती है जिसको उर्दू में लतीफ़ हर की महारत, उम्दा हर की महारत, बेहतरीन हर की महारत, पेचीदा हर की महारत और बहुत सारे अलग अलग नामों से इसका ट्रांसलेशन कर देता है। तो आपको समझने की बात है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं सर? तो फाइन मोटर स्किल होती है जिसमें आपके जिस्म का छोटा हिस्सा काम करो, उंगली वगैरह से आप किसी काम को कर ले रहे हैं तो वह काम आपका फाइन मोटर स्किल का होगा। अगर आपके पूरा शरीर किसी काम को करने में लग रहा है या शरीर का बड़ा हिस्सा लग रहा है तो वो आपका ग्रास मोटर स्किल होगा, जिसको उर्दू में कुल या फिर मजमुई हर की महारत के नाम से पूछ देता है। तो डिसग्राफिया आपने जान लिया। डिसफेजिया, इसका ताल्लुक लिसानी महारतों बिलखुसूस तफहीम से होता है, यानी बच्चा सुनी हुई या पढ़ी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता और रवाने से नहीं बोल पाता, अल्फाज के माने नहीं समझ पाता, काम करने की हिदायत और उन पर अमल करने में वो नाकाम रहता है, तो उसे डिस्फेजिया होता है। उसके बाद है डिप्रेक्सिया। तो इसका ताल्लुक जो होता है वो हरकी महारतों से होता है, इसकी वजह से उंगलियों, आँख, हाथ के दरमियान जो ताल्लुक का रिलेशन है वो नहीं हो पा रहा है, इससे इसकी वजह से बटन लगाने में, पेंसिल पकड़ने में ये सब दिक्कत होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर्स भी बता दिए।
अब आपको बताते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। शमूलियाती तालीम यानी कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। तो शमूलियाती तालीम एक ऐसा तस्वुर तालीम है जो हुकूक इंसानी, इक़्तिदार, अखलाकियात और उसूल मसावात यानी कि इक्वालिटी पे, बराबरी पे बेस्ड है। यानी एजुकेशन सिस्टम ऐसा जिसमें हर किस्म के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल हों या फिर वो माज़ूर हों यानी फिज़िकली डिसेबल हों, उनकी समाजी, मासी सतह कुछ भी हो, किसी भी मज़हब के हों, ठीक है? हिंदू, मुस्लिम कुछ भी हों, किसी भी ज़ात के हों, किसी भी जिन्स के हों, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको आपको बिला किसी भेदभाव के, बिला तफरीक के, बिला डिस्क्रिमिनेशन के एक साथ एक ही स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा, ठीक है? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, इस एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन करता है। यह तस्वुर बच्चों के बजाय तालीमी निज़ाम से ये तवक्को करता है कि आपको बच्चों की ज़रूरियात और इनफरादियात के मुताबिक तब्दील होना है। यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है? ये फ्लेक्सिबल होगा। एनसीएफ कहता है कि जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड हैं, खसूसी ज़रूरियात वाले जो बच्चे हैं, उनको हमें दूसरे बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव के बराबर के बराबर हक देकर, यानी कि आपको उस पे रहम भी नहीं करना है। मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है और एक नॉर्मल बच्चा है, तो दोनों को एक साथ पढ़ाना है। आपको ये शो नहीं करना है कि आप जो फिजिकली हैंडीकैप है उस पे बहुत ज़्यादा रहम कर रहे हैं, उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा दया है। इससे ऐसा करने से वो जो बच्चा है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सख्त मना है। यानी कि सबको आपको इक्वली बिहेव करना है सबके साथ। ये आपके इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में प्रावधान है। अब कुछ यहाँ पे थ्योरीज भी हैं जो कि गार्डिनर की थ्योरी है। इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, हमारे नोट्स को ले लीजिए, व्हाट्सअप करिएगा 7275549890 पे, तो आपको सैंपल भेजा जाएगा जिसमें हमारे नोट्स की सारी डिटेल्स होंगी। उसे फॉलो करके और मामूली सी रकम हमें बतौर हदिया पेश करके आप मुकम्मल नोट्स को हासिल कर सकते हैं। चलिए, ये जो लैंग्वेज है इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 343 एक जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो हिंदी है देवनागरी लिपि में वो हमारी सरकारी ज़बान होगी। और आर्टिकल 343 दो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो अंग्रेज़ी होगी वो हमारी माविन सरकारी ज़बान यानी कि एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है? और आर्टिकल 351 के मुताबिक मरकज़ को यानी कि सेंटर को हिंदी की तशहीर और फ़रोग़ के लिए, यानी कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए काम करना है। और आर्टिकल 350 ए के मुताबिक जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनको उनकी मादरी ज़बान में एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है। और पहले ही इस बात का ज़िक्र हो चुका है कि हमारे आइन के 8वें शेड्यूल में 22 ज़बानें हैं। अब चलिए, अब हम इससे रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवालात करते हैं। माख़ज़ की हैसियत से कसीर लसानियात का क्या मतलब है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज़्म एज़ ए रिसोर्स, इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीलिंगुअलिज़्म है ये क्लासरूम में एक एसासा के तौर पे होती है, एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसे हम क्या करना चाहिए, इसे आमोज़गारों की ज़बान को ही क्लासरूम में यूज़ करनी चाहिए। यही आपकी माख़ज़ की हैसियत से कसीर लसानियात कहलाएगी, यानी आमोज़गारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना, यानी क्लासरूम में
स्टूडेंट्स की ही, लर्नर्स की ही लैंग्वेज को यूज़ करना, ये मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए टूल या फिर एज ए रिसोर्स कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलो, शमूलियाती क्लासरूम में यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग के वक्त एक टीचर को क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ आमोजसी अंदाज अपनाते हुए आमोजसी अमल में बच्चों की मदद करनी चाहिए या फिर उनके मसाइल हल करने के लिए प्रिंसिपल से स्पेशल ट्रेनिंग की रिकमेंडेशन करनी चाहिए। इसकी यकीन दहानी कराए कि वह स्कूल में अपने 6 घंटे मुकम्मल करते हैं। बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहना चाहिए। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें हर किस्म के बच्चे होते हैं, तो ऐसे में एक टीचर को चाहिए कि वो वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग को अप्लाई करे, यानी मुख्तलिफ आमोजी अंदाज अपनाए और आमोजसी अमल में बच्चों की मदद करे। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है शमूलियाती तालीम में। से लिसानी फार्मूला के मुताबिक जो तीसरी ज़बान होगी क्या होगी, तो पहली ज़बान तो आपकी मादरी ज़बान या फिर इलाकाई ज़बान होगी। तीसरी ज़बान क्या होगी, तो हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाले रियासतों के लिए कोई एक अलग से जो ज़बान, वो होगी आपकी तीसरी ज़बान। ठीक है। अगला सवाल ये कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है। तो एनसीएफ जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जिसे हम लोग कहते हैं, उर्दू में कौमी दरसियात का खाका सन 2005 कहा जाता है। वो कहता है कि आप सिर्फ दरसी किताब पे ही मुनहसर मत रहिए, टेक्स्ट बुक पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराइए। स्कूल के नॉलेज को बाहर के नॉलेज से रिलेट करते हुए पढ़ाइए, यानी कि आप दरसी किताब से परे जाइए। तो दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है, दरसी किताब के अलावा इजाफी मौद फराहम करना या दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, या फिर दरसी किताब के इश्काल की सतह तलबा की इदराक की सतह से परे है, या फिर दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर जाना। तो दरसी किताब से परे जाने का मतलब है दरसी किताब के अलावा इजाफी मवाद फराहम करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। चलो देखो, ये भी लगभग वैसा ही सवाल है कि ज़बान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और सोशल साइंस के सबक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यह ज़बान के सबक के साथ मरबूत है। इस तरह का अंदाज़ नज़र क्या कहता है, यानी कि लैंग्वेज की टीचिंग के दौरान आप पढ़ा रहे हैं उर्दू या फिर हिंदी, उसमें आपने साइंस और सोशल साइंस डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ लैंग्वेज की क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी निसाब से परे जाके भी आप पढ़ा रहे हैं। तो लैंग्वेज की क्लास में साइंस और सोशल साइंस पढ़ाने का मतलब है ज़बान से परे निसाब, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि मिली जुली सलाहियत वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है, यानी जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्पेशल होते हैं, उनको हमें कैसा क्लासरूम मुहैया कराना चाहिए जिसमें वक्फे वक्फे तलबा को यकसा सलाहियत वाले ग्रुपों में रखा जाए, यानी कि एक जैसे जो स्टूडेंट हैं वो ए में हो जाएं, जो थोड़ा सा कमजोर है वो बी सेक्शन में हो जाए, ऐसा होना चाहिए। या फिर जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, या फिर जिसमें रियाजी और ज़बान दोनों पर जोर दिया जाए, या जिसमें खेल और ज़बान दोनों पर जोर दिया जाए। तो अगर कोई भी बच्चा खुसूसी या मिली जुली सलाहियत वाला है, तो ऐसे स्टूडेंट को सीखने के मुख्तलिफ सलाहियत वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त करने का, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। मैंने बताया है कितनी भाषाओं का जिक्र है, सीटेट में पूछा जा चुका है, 22 ज़बानों का जिक्र है हमारे आइन के 8वें शेड्यूल में। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालात आपको हमारे इस चैप्टर में दिखेंगे। अगर आप लोगों को ये पूरा चैप्टर चाहिए तो मैंने पीछे नंबर दिया है, उस पे फॉलो करके इस चैप्टर को और ऐसे ही 13 चैप्टर को हासिल
कर सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।